यह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। यह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल JK आर्ट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम एक बहुत ही शानदार लेसन पढ़ने वाले हैं। जो लेसन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ये वो लेसन है जो लेसन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो या फिर वो एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का हो, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में न आए ऐसा नहीं होता है। यदि आप इसका प्रमाण लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन को आप देखें। जब आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको अनुमान लगेगा कि बायोलॉजी का एक ऐसा ये लेसन है ब्लड, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। मुझे तो याद है कि गत वर्ष जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था, उस CGL के एग्ज़ाम में 4 बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों के चारों ब्लड से ही पूछ लिए गए थे। तो बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर का, और बायोलॉजी के जितने भी लेसन हैं उन सारे लेसनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैं छात्रों आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसी मनोदशा होती है कि वो शुरुआत के 10 मिनट में ही पूरे फिल्म की स्टोरी को समझना चाहते हैं, और 10 मिनट में ही अगर उनको मज़ा नहीं आया तो फिर उनको लगता है कि आने वाले समय में अब हमको सज़ा होने वाली है। जी नहीं, आप उन बच्चों को भी सुनिए जो बच्चे इस बात को जानते हैं कि शुरुआत के 10 मिनट में तो फिल्म की भूमिकाएं बनाई जाती हैं, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा पिक्चर के चलने के बाद तब कहानी समझ में आना शुरू होता है। और जब कहानी समझ में आना शुरू होता है, फिर उसके बाद जब पिक्चर खत्म होती है, तब अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाता है कि वाह क्या आज की मूवी थी, मज़ा आ गया फिल्म देखकर। तो बिल्कुल ऐसा ही मज़ा आपको आने वाले समय में होने वाला है, लेकिन बस ज़रूरत है कि आप भी मेरी इस फिल्म को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, वहाँ फिल्म में तो आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ लेसन अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से बच्चों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने करीबियों के बीच इसे शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि आप जितना अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा उतने ही अधिक छात्रों को इससे आने वाले समय में लाभ होगा। तो आइए हम बिना देरी किए इस बेहतरीन लेसन को पढ़ते हैं और इससे संबंधित सारे कंपटीशन के प्रश्नों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो आज जो लेसन है वह लेसन है ब्लड, जिसे हिंदी में हम रक्त या रुधिर कहते हैं। सबसे पहले मैं यदि आपसे पूछूं कि ब्लड के बारे में अगर हमें अध्ययन करना हो, स्टडी करना हो, तो इसके लिए हम बायोलॉजी के किस ब्रांच में इसका अध्ययन करेंगे। लाइक जैसे आप जानते हैं बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ओंकोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इस टाइप के है ना जी, बहुत सारी ब्रांच हैं। 55 से भी अधिक ब्रांच है बायोलॉजी की। अलग बात है कि बायोलॉजी की जो 2 मेन ब्रांच है वह है बॉटनी और जूलॉजी। तो हमें ब्लड के बारे में जिसमें अध्ययन करना है उसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हेमेटोलॉजी याद रखिएगा, कुछ लोग इसको हेमेटोलॉजी भी कहते हैं, ये भी सही है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक वर्ड आया है हेम। इस हेम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ब्लड, इसका अर्थ होता है ब्लड। और लॉजी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात किसी भी विषय के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ किस विषय के बारे में अध्ययन करना है, ब्लड के बारे में। तो ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इस ब्लड को हम किस सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे।
ब्लड किस सिस्टम में आता है? जैसे मानव के शरीर में बहुत सारे सिस्टम कार्य करते हैं। लाइक मैं कहूँ स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, मैं आपसे कहूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, मैं आपसे कहूँ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यदि मैं आपसे कहूँ मैस्कुलेटेड सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। तो इस टाइप से बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे शरीर के तंत्रों से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। तो यहाँ पर इस सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए तो ब्लड को हम किस सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे? तो इसको हम रखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात इसको रखा गया है परिवहन तंत्र में। तो इसको परिवहन तंत्र में क्यों रखा गया है? क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर में रन करता है। ये आपको स्कल वाला पार्ट, ब्रेन के स्कल वाले पार्ट से लेकर यह हमारे पैरों के नाखून तक जाता है। तो परिवहन का मतलब हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, फिर वहाँ से आना, फिर जाना, फिर आना। अब यहाँ सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे आप स्कूल के समय से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे शरीर का बेसिक यूनिट कौन होता है? सेल होता है। हमारे शरीर का बेसिक यूनिट कौन सा होता है? सेल होता है। सेल से ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो यहाँ पर सेल क्या है? तो जब अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे के निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो अंडे के निषेचन के बाद जो पहला स्ट्रक्चर तैयार होता है उसी को हम सेल कहते हैं। अब एक सेल बना, ये सेल अपने आप में डिवाइड होगा, ये सेल अपने आप में डिवाइड होगा। जब सेल परिपक्व हो जाएगा तो वह डिवाइड होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रोसेस होता है सेल डिवीजन। जब सेल का डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड होने के बाद अपने जैसे लाखों करोड़ों सेल बनाते हैं। एक सेल डिवाइड हुआ, फिर अगला सेल, फिर वो डिवाइड हुआ, फिर अगला सेल, वो डिवाइड हुआ। इस तरह से सेल लगातार डिवाइड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे और कई सारे सेल बना देंगे, लाखों करोड़ों सेल बना देंगे। अब एक जैसे जो सेल होंगे वो एक जगह जाकर क्लम करेंगे, फिर दूसरे टाइप के जो सेल होंगे वो दूसरे तरफ जाकर क्लम करेंगे और सेल के इस प्रकार से लाखों करोड़ों सेलों की एक जगह मिलने के बाद जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं टिश्यू। उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब बहुत सारे टिश्यू यानी उत्तक आपस में जब मिलते हैं तो इससे बनता है ऑर्गेन। ऑर्गेन अर्थात अंग, इससे बनता है अंग। और बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं तो इससे बनता है ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तो इससे बनता है ह्यूमन बॉडी। तो ये किस ऑर्गेन सिस्टम में, सिस्टम की बात यहां पर समझाने वाला हूं कि किस टाइप के अंगों से मिलकर ये बना है। तो इसमें जो अंग काम कर रहे हैं वो ब्लड क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान चूंकि सर्कुलेट होने का काम कर रहा है। मानव के शरीर में एक स्थान से ब्लड दूसरे स्थान पर जा रहा है तो इसको हम रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। इसको रखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ब्लड जो है वो शरीर का कौन सा पार्ट इसमें है? वो सेल है या टिश्यू है या ऑर्गेन है या ऑर्गेन सिस्टम है? इसको हम किसके में रखेंगे? तो इसको रखते हैं हम टिश्यू में। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड है एक टिश्यू। और किस प्रकार का टिश्यू? तो यह है कनेक्टिव टिश्यू। यह है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? संयोजी उत्तक। अब यहां पर आपके मन में जाएगा कि संयोजी उत्तक किसे कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू किसे कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, टिश्यू बहुत टाइप के होते हैं, उसी में से एक टिश्यू का टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जब एक जैसे टिश्यू बहुत सारे अंगों को जोड़ने का काम करे, एक जैसे टिश्यू जब बहुत सारे अंगों को जोड़ने का काम करे तो ऐसे हम टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है ये कैसा टिश्यू है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि यह शरीर के सभी ऑर्गन के पास पहुंचता है। शरीर के सभी ऑर्गन का निर्माण इससे हुआ है। जैसे मैं बात कहूं लंग्स, तो लंग्स आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन लंग्स के अंदर भी क्या भरा होता है? ब्लड भरा होता है। यदि मैं कहूं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत लीवर, तो लीवर भी क्या, लीवर में भी क्या है? ब्लड है। तो जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, सब में ब्लड है। इसलिए चूंकि समस्त अंगों को जोड़ रहा है तो हमने पहले ही बताया कि ऐसे टिश्यू जो कि समस्त अंगों को जोड़ने का काम करते हो तो वैसे टिश्यू को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड किस में आता है?
कनेक्टिव टिश्यू में, इसको रखा गया है कनेक्टिव टिश्यू में। अब देखिए इस ब्लड में होता क्या क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि इस ब्लड में क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, अगर इस ब्लड में कंपोनेंट पूछा जाए क्या क्या होता है, क्या क्या मिला रहता है, क्या क्या घुला रहता है, तो इस ब्लड में ही होता है ऑक्सीजन। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लड का एक कंपोनेंट है आरबीसी, ब्लड में एक आरबीसी का सेल होता है और इस आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को परिवहित करने का काम। तो यहाँ पर जो है O2 भी मिला रहता है ब्लड में, इसी ब्लड में मिला रहता है CO2। प्लाज्मा जो है CO2 का परिवहन करता है, तो यहाँ पर CO2 मिला रहता है। इसी ब्लड में जल भी मिला रहता है H2O। इसी ब्लड में अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट भी मिला रहता है। न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्लूकोज होता है, आपका विटामिन्स होता है, फिर वसा होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें किस में मिली होती हैं, इसी ब्लड में मिली होती है। अगर मैं बात करूं तो इसी ब्लड में मिनरल्स होता है, इसी ब्लड में मिनरल्स होता है। और यदि मिनरल्स की बात की जाए तो आपको पता है कि ब्लड में आयरन भी होता है, ब्लड में कॉपर होता है, ब्लड में मैग्नीशियम होता है, ब्लड में पोटेशियम होता है, ब्लड में आयोडीन होता है, ब्लड में कैल्शियम होता है। तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी खनिज होते हैं ब्लड में, तो इसको भी ब्लड के ही अंदर ये सब घुले रहते हैं। उसी प्रकार से आप यदि देखें यूरिया भी रहता है, यूरिया ही मिला रहता है। हालांकि यूरिया जो है यह बेकार चीज़ है जिसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये भी ब्लड में घुला आता है। तो इतने सारे कंपोनेंट घुले रहते हैं ब्लड के अंदर और उन सारे कंपोनेंटों को शरीर के सभी सेल के पास, जितनी भी ऑर्गेन हैं उन सारे ऑर्गेन के सेल के पास इन सभी चीज़ों को पहुँचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब आगे देखिए ब्लड के बारे में और कौन सी बातें हैं। अगर हम कहें कि ब्लड मानव के शरीर में कितना होता है तो ध्यान रखेंगे, यदि हम मेल की बात करें तो मेल में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। ब्लड मेल में कितना होता है, 5 से 6 लीटर। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। यदि मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में ये ब्लड होता है 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेल जो लड़के हैं, जो नर हैं, उनके अपेक्षा मादाओं में यानी लड़कियों में, महिलाओं में ब्लड कम होता है। तो यहाँ पर 4 से 5 लीटर ब्लड कम नहीं है, ये ब्लड भी पर्याप्त है। लेकिन ये पुरुषों से अगर तुलना की जाए, लड़कों से अगर तुलना की जाए तो लड़कों की अपेक्षा ये ब्लड कम है, लड़कों की अपेक्षा ये ब्लड कम है। लेकिन 4 से 5 लीटर ब्लड को अपने शरीर में कम ब्लड नहीं मानेंगे, ये पर्याप्त ब्लड है, इतना भी बहुत है। लेकिन लड़कों से अगर कंपेयर करें तो उसके अपेक्षा महिलाओं के शरीर में आधा लीटर से 1 लीटर के आसपास ब्लड कम होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महिलाओं में ये ब्लड कम क्यों होता है। तो याद रखिएगा, ये जो ब्लड होता है ये ब्लड मानव के शरीर के कुल वेट का 7% होता है, या कुल वेट का 7% होता है। 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, यह शरीर के भार का 7% होता है। मानव के शरीर में जो ब्लड होता है या महिलाओं के शरीर में जो ब्लड होता है वो टोटल शरीर के भार का 7% होता है। अब आइए यहाँ पर जाने कि महिलाओं में जो ये ½ लीटर या 1 लीटर ब्लड कम है, इस ब्लड के कम होने का वजह क्या है। तो एक सामान्य तरीके में आप इस बात को समझ सकते हैं कि महिलाओं का जो वेट होता है वो पुरुषों के मुकाबले कम होता है। ये तो एकदम अमूमन इस बात को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि महिलाओं में जो ब्लड होता है वह कम होता है, और कहीं ना कहीं कम होने का वजह उसमें ये बनता है कि उनका वेट कम होता है। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये ब्लड जो है शरीर के वेट पर डिपेंड करता है, जो वेट का 7% होता है। तो जनरली महिलाओं में वेट कम होता है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए उसमें ब्लड कम होता है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसका वेट पुरुषों से भी अधिक होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक और वजह क्या है महिलाओं में ब्लड कम होने का। तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड है उस ब्लड में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के सेल कौन कौन पाए जाते हैं, तो एक सेल पाया जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसी प्रकार से एक और सेल होता है इसमें WBC,
व्हाइट ब्लड सेल। उसी प्रकार से एक और इसमें सेल पाया जाता है जिसको नाम रखा गया है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर देखेंगे प्लेटलेट्स, इसको हम कहते हैं बिम्बाणु। इसको हम क्या कहते हैं? बिम्बाणु। तो ये 3 प्रकार के सेल हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड के 3 सेल हैं। और इन तीनों के बारे में याद रखिएगा कि जो आरबीसी होता है मानव के शरीर में वह होता है मिलियन में, वह होता है मिलियन में। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है यह होता है 1000 में, यह होता है 1000 में। जबकि प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो बिम्बाणु होते हैं, ये होते हैं लाख में, ये होते हैं लाख में। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि सबसे ज़्यादा ब्लड में होता है आरबीसी, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। इस तरह से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आरबीसी ग्रेटर देन प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। यानी कि सबसे अधिक होता है कौन? आरबीसी, जो किस में होता है? मिलियन में। उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स किस में होता है? लाख में। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी किस में होता है? 1000 में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड में जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? आरबीसी। आरबीसी सबसे अधिक होता है। और मैं आपको बात बता दूं कि महिलाओं के ब्लड में पुरुषों की अपेक्षा आरबीसी की मात्रा कम होती है, आरबीसी की मात्रा कम होती है। और चूंकि ब्लड का सबसे मेन पार्ट यही है, सबसे अधिक यही होता है, और यही अगर महिलाओं में कम है तो निश्चित है कि महिलाओं में ब्लड पुरुषों की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि ब्लड में सबसे अधिक कौन सा सेल होता है, आपका जवाब क्या होगा? आरबीसी। यदि कहा जाए कि ब्लड में सबसे कम कौन सा सेल होता है तो आपका जवाब क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। यदि आपसे पूछा जाए कि महिलाओं और पुरुषों के ब्लड में मुख्य अंतर क्या है, मेन अंतर क्या है, तो हम ये कहेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम होती है, इसीलिए महिलाओं में ब्लड पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। अब देखिए आगे की बात। तो ब्लड के मेजरमेंट के लिए हम किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी ब्लड को हम किस यंत्र से मापते हैं। तो ब्लड को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, वह यंत्र है आपका हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ब्लड का मेजरमेंट करने वाला जो यंत्र है उसको हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। इससे ब्लड की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि ब्लड कितनी मात्रा में है। तो ब्लड को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हीमोसाइटोमीटर। अब देखिए, अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि मानव का जो ब्लड होता है वह किस कलर का होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मानव के ब्लड का रंग रेड होता है। तो यहां पर प्रश्न बनेगा कि मानव का ब्लड रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है, इसके लाल होने का कारण क्या है। तो याद रखेंगे, किसी भी वस्तु का कलर उसके पिगमेंट से निर्धारित होता है। यानी कि कलर को कलर प्रदान करने वाला एक पिगमेंट होता है जिसको हम कलरिंग पिगमेंट कहते हैं। तो कोई भी अगर रंग इस प्रकार के रंगों में दिख रहा है, चाहे वो लाल दिखे, ब्लू दिखे, हरा दिखे, नीला दिखे, अगर यह दिख रहा है तो उसके पीछे उसका कारण है उसका कलरिंग पिगमेंट। अब ये पूछा जाए कि ये ब्लड जो लाल दिख रहा है इसमें कौन सा कलरिंग पिगमेंट होता है, तो याद रखेंगे इसमें होता है हेमोग्लोबिन। इसमें कलरिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, या इसको हम हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। इसको हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो हेमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के कारण ये इसका पिगमेंट है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर एक शब्द आया हेम, मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या समझेंगे हम? ब्लड से, ब्लड में। अब इसको हम ब्लड से समझेंगे। ग्लोबिन जो है ये इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर हीम वर्ड है वह एक प्रकार का मेटल है, और किस टाइप का मेटल है, तो याद रखिएगा कि यह आयरन कंपाउंड है। यह आयरन कंपाउंड है, अर्थात लौह यौगिक हैं, लौह यौगिक हैं, आयरन कंपाउंड है। और इस आयरन कंपाउंड का कलर किस प्रकार का है, तो ये कैसा है?
रेड कलर का है। ये आयरन कंपाउंड किस प्रकार का है? रेड कलर का है। यानी कि जो मानव के शरीर का जो ब्लड लाल होता है वह किसके चलते होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते। अब हीमोग्लोबिन में जो दो वर्ड आया है उसमें हीम का मतलब हम क्या समझेंगे? तो हमने पहले ही बताया कि हीम का अर्थ क्या होता है? ब्लड। और इस ब्लड में किस प्रकार का कंपाउंड है? तो इसमें आयरन कंपाउंड है, यानी कि लोहा पाया जाता है किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि यह मेटल के रूप में नहीं रहता है, धातु के रूप में नहीं रहता है, यह कंपाउंड के रूप में रहता है, यौगिक के रूप में रहता है, खनिज के रूप में रहता है। तो इसलिए इस पर जो है आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ब्लड में जो है ये लोहा है तब तो इसमें जंग लग जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह कंपाउंड के रूप में होता है। और किस प्रकार का इसमें कंपाउंड पाया जाता है? लौह यौगिक आयरन कंपाउंड। इसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा जो वर्ड यहाँ पर आया है ग्लोबिन। उस ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोटीन। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटीन। ये ग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। बायोलॉजी में जहाँ भी ग्लोबिन वर्ड आए उसका मतलब क्या समझेंगे हम? प्रोटीन समझेंगे। तो एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये प्रोटीन भी किस कलर का है? तो ये प्रोटीन भी किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो इसमें जो आयरन कंपाउंड हुआ वो भी रेड कलर का, और जो इसमें प्रोटीन पाता है वो भी रेड कलर का। यानी हीमोग्लोबिन जो है दो चीज़ों से बना हुआ है, एक लौह यौगिक से और एक प्रोटीन से, और दोनों का कलर कैसा है? रेड है, लाल है। इसलिए हीमोग्लोबिन ब्लड के कलर को भी ऐसा कर देता है? लाल कर देता है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप जो है सुने होंगे कॉकरोच के बारे में। आप कॉकरोच के बारे में सुने होंगे, सुने हैं ना? कॉकरोच जिसको हम कहते हैं तिलचट्टा। कॉकरोच के बारे में सुने होंगे, तिलचट्टा के बारे में। तो कभी यदि आप तिलचट्टे को कभी पैरों से दबाए होंगे और उसमें जो ब्लड निकला होगा तो आप उस पर केयर किए होंगे। उसका ब्लड व्हाइट होता है, तिलचट्टे का ब्लड सफ़ेद होता है, वह लाल नहीं होता है। तो तिलचट्टे का ब्लड अगर सफ़ेद होता है तो इसका मतलब है कि उसके भी ब्लड के सफ़ेद होने के पीछे कोई कलरिंग पिगमेंट होगा। अब उसमें कलरिंग पिगमेंट कौन सा होता है? आइए उसको देखते हैं। तिलचट्टे में जो कलरिंग पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है लिम्फ टर्म जहाँ भी देखेंगे आप तो लिम्फ का हमेशा मतलब क्या निकालेंगे? वाइट। लिम्फ वर्ड आपको बायोलॉजी में जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब आप क्या निकालेंगे? वाइट। अर्थात तिलचट्टे का ब्लड अगर सफ़ेद होता है तो इसके पीछे कौन सा पिगमेंट है? हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। उसी प्रकार से एक जीव के बारे में आप सुने होंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। यदि हम ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है यह ब्लड इसका कैसा होता है? तो यह ब्लड होता है इसका ब्लू, या ब्लू कलर का इसका ब्लड होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस जीव का ब्लड नीला रंग का होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ऑक्टोपस। अब ये ऑक्टोपस का अगर ब्लू कलर है तो निश्चित है कि इसके पीछे भी कोई कलरिंग पिगमेंट होगा, और इसके पीछे जो कलरिंग पिगमेंट है उसको हम कहते हैं हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे साइनिन शब्द यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे आप उसका मतलब आप हमेशा क्या लगाएंगे? ब्लू। साइनिन वर्ड जहाँ भी आपको दिखेगा उसका मतलब क्या लगाएंगे आप? ब्लू। तो ये ऑक्टोपस का जो नीला रंग है, जो ब्लू रंग है, यह किस पिगमेंट के चलते होता है? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण। मानव के शरीर का ब्लड लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तिलचट्टे का रंग सफ़ेद होता है हीमोलिम्फ के कारण। ऑक्टोपस का रंग नीला होता है हेमोसाइनिन के कारण। हेमोसाइनिन के कारण। तो ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं। ब्लड का अगर हम पीएच मान जानकारी हासिल करें कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो ध्यान रखेंगे पीएच मान ब्लड का होता है 7.4 और यह किस नेचर का हो गया? तो इसका नेचर हो गया बेसिक एंड एल्कलाइन।
एल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर का हो गया और एल्कलाइन नेचर का हो गया। तो बेसिक का मतलब हो गया कि यह क्षारीय प्रवृत्ति को दिखा रहा है, ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। और एल्कलाइन का मतलब हो गया कि ब्लड किसी भी चीज में घुल सकता है। और एल्कलाइन का मतलब हो गया कि ब्लड वाटर में सॉल्युबल है, अर्थात वाटर में यह घुल सकता है, जल में यह घुल सकता है। तो आपको इस बात की जानकारी पहले से ही है कि जल को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी चीज़ को अपने में घुला सकता है। तो ये जो आपका ब्लड है ये भी जल में घुल सकता है, और यदि ब्लड जल में घुल सकता है तो ऐसी चीज़ों को हम किस में रखेंगे, एल्कलाइन ग्रुप के अंतर्गत। और इसका नेचर कैसा होता है, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पीएच स्केल होता है उस पीएच स्केल पर 7 से यदि ऊपर के अंक होते हैं, 7 से ऊपर के अंक होते हैं 14 तक, तो ये जो है किस नेचर को दिखाते हैं, बेसिक नेचर को दिखाते हैं। और 7 से अगर ये कम है तो यहाँ पर ये नेचर किसको दिखाते हैं, तो ये एसिडिक नेचर को दिखाते हैं, एसिडिक नेचर को दिखाते हैं, यानी अम्लीय नेचर को दिखाते हैं। तो ये अम्लीयता का गुण 7 से कम पर होता है, 7 से अधिक पर बेसिक का गुण होता है, और 7 जो होता है अगर इस पॉइंट पर रहेगा तो यह उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ब्लड का पीएच मान 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है, तो यह किस नेचर को दिखाएगा, यह बेसिक नेचर को दिखाएगा। तो ब्लड बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, तथा साथ ही साथ यह जल में घुल सकता है, इसलिए इसको एल्कलाइन ग्रुप में रखा गया है। अब आइए देखते हैं ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ब्लड फॉर्मेशन की बात करें, यानी ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में हैं, तो याद रखेंगे ब्लड में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है लिक्विड पार्ट, ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है, और ब्लड में सॉलिड पार्ट भी होता है। ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है और ब्लड में सॉलिड पार्ट भी होता है। लिक्विड पार्ट की अगर हम बात करें तो लिक्विड पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट में होता है प्लाज्मा। हमारे शरीर का जो ब्लड है उस ब्लड में 2 तरह के पार्ट हो गए, एक लिक्विड पार्ट हो गया जो तरल अवस्थाओं में रहता है, वो है प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट में क्या आता है, सेल आता है। तो इस सेल में 3 प्रकार के सेल ब्लड में पाए जाते हैं, एक आरबीसी का सेल, फिर डब्ल्यूबीसी का सेल, और एक प्लेटलेट्स का सेल। प्लेटलेट्स का सेल, ये 3 प्रकार के सेल जो सॉलिड पार्ट के अंतर्गत आते हैं, ये भी पाए जाते हैं आपको ब्लड में। अब ये लिक्विड पार्ट जो होता है यह हमारे ब्लड का 55% भाग होता है। 55%, ब्लड का 55% भाग होता है लिक्विड पार्ट, और 45% होता है सॉलिड पार्ट। तो ज़्यादा कौन होता है, लिक्विड पार्ट। यही कारण है कि ब्लड तरल अवस्थाओं में पाया जाता है, ब्लड द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें लिक्विड पार्ट अधिक होता है, और लिक्विड पार्ट में कौन है, प्लाज्मा। जबकि सॉलिड पार्ट में सेल आते हैं, और सेल में 3 है सेल, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा चूंकि लिक्विड पार्ट हुआ, इसीलिए ब्लड द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि जो लिक्विड अवस्था का पार्ट है प्लाज्मा, पहले उस प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, फिर हम आरबीसी के बारे में जानेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में जाएंगे। जब इन चारों कंपोनेंट के बारे में जान जाएंगे तब हमारा पूरी तरह से ब्लड रिलेशन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं आज प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि यह ब्लड का कैसा पार्ट है तो हम क्या बताएंगे, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड।
यह ब्लड का तरल भाग है, यह ब्लड में द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इस प्लाज्मा की पहचान हमारी कैसे होगी कि प्लाज्मा हम किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, यदि हम ब्लड में से आरबीसी के सेल को निकाल दें, ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर दें, तो उसके बाद जो ब्लड बचेगा उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा ब्लड का एक ऐसा पार्ट हो गया जिसमें आरबीसी सेल नहीं पाए जाते हैं। और अब मुझे बताइए कि चूंकि इसी आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, रेड सेल है इसमें, और ये जब प्लाज्मा में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लाज्मा का कलर होगा वो रेड नहीं होगा। प्लाज्मा का कलर रेड नहीं होगा क्योंकि इसमें आरबीसी के सेल नहीं होते हैं। प्लाज्मा ब्लड का एक ऐसा पार्ट हो गया जिसमें आरबीसी के सेल नहीं होते हैं, इसलिए प्लाज्मा का कोई कलर पूछेगा तो अब याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि किसी भी चीज़ का कलर उसके कलरिंग पिगमेंट पर निर्भर करता है। तो इसका कलर कैसा होता है? लाइट येलो, लाइट येलो, हल्का पीला। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब आपसे कोई ये पूछेगा कि इसके हल्का पीला होने का कारण क्या है, इसमें कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसके चलते इसका हल्का पीला रंग है? तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीरुबिन पिगमेंट, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बिलीरुबिन पिगमेंट। तो बिलीरुबिन पिगमेंट के चलते इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला। अब कोई भी पूछेगा कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किसे कहेंगे? तो ब्लड का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आरबीसी के सेल नहीं पाए जाते हैं, और जब आरबीसी के सेल नहीं पाए जाएंगे तो प्लाज्मा का कलर निश्चित है कि रेड नहीं होगा। इसका कलर कैसा होता है? लाइट येलो होता है। और इस लाइट येलो को देने वाला जो पिगमेंट है वो कौन सा पिगमेंट है? बिलीरुबिन पिगमेंट है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बिलीरुबिन पिगमेंट कौन देता है? तो बिलीरुबिन पिगमेंट को देता है लीवर। इस ग्लैंड के बारे में आप सुने होंगे, लीवर, जिसको हम कहते हैं यकृत। मानव के शरीर के अंतः भाग में जितनी भी ग्रंथियां हैं उसमें सबसे बड़ी कोई ग्रंथि है तो वह ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। और इसी यकृत से निकलता है बिलीरुबिन पिगमेंट, और ये बिलीरुबिन पिगमेंट प्लाज्मा को हल्का पीला रंग देता है। लेकिन याद रखिएगा, इसी लीवर के द्वारा एक और पिगमेंट निकाला जाता है और उस पिगमेंट को कहते हैं बिलीबर्डिन पिगमेंट। बिलीबर्डिन पिगमेंट। अब ये बिलीबर्डिन पिगमेंट क्या है? तो यह भी लीवर निकालता है। लेकिन इस बिलीबर्डिन पिगमेंट से क्या होता है? तो याद रखिएगा, लीवर के द्वारा एक जूस का स्राव किया जाता है। आप सुने होंगे, एक जूस का स्राव किया जाता है, जो जूस है बाइल जूस। कौन सा जूस है? बाइल जूस, यानी पित्त रस। लीवर के द्वारा एक रस निकाला जाता है, पित्त रस। और इस पित्त रस का कलर कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इस पित्त रस का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन अर्थात हरा। तो यहाँ पर ये पित्त का कलर अगर हरा है तो यह किस पिगमेंट के चलते? बिलीबर्डिन पिगमेंट के चलते। पित्त का कलर हरा है तो बिलीबर्डिन पिगमेंट के चलते, और प्लाज्मा का कलर अगर पीला है तो यह बिलीरुबिन पिगमेंट के चलते। और ये दोनों ही पिगमेंट देता है कौन? लीवर। इस दोनों ही पिगमेंट को निकालने का काम शरीर में कौन करता है? लीवर करता है। याद रखिएगा, इसी बिलीरुबिन की मात्रा जब ज़्यादा निकलना शुरू होता है लीवर से, अगर ज़्यादा निकलना शुरू हो गया तो ये चूँकि पीला कलर का पिगमेंट है, यह पीला रंग देता है, तो यह पीलापन हमारे आँखों में, हमारे
शरीर के सारे स्किन में, हमारे लिवर में जाकर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू करेगा और इसी से जो बीमारी होती है उसी बीमारी को हम कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया रोग। इसी को हम कहते हैं पीलिया रोग। यानी पीलिया रोग जब होता है तो उस समय हमारे शरीर में बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा अधिक निकलना शुरू हो जाती है, अर्थात यह तभी निकलेगा जब लीवर में किसी प्रकार का दिक्कत होगा, जब लीवर में दिक्कत होगा। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब पीलिया रोग होता है, जब जॉन्डिस रोग होता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। तो ये क्वेश्चन दोनों ध्यान रखेंगे। लीवर से निकला बिलिरुबिन पिगमेंट जो प्लाज्मा को पीला रंग दिया, और इसी लीवर से निकला बिलिबर्डिन पिगमेंट जो कि बाइल जूस को ग्रीन रंग देता है, अर्थात हरा रंग देता है। अब आइए देखते हैं प्लाज्मा का बनावट कैसा होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का बनावट क्या क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में वाटर सबसे अधिक होता है और वाटर होता है 90%। प्लाज्मा का अधिकांश भाग क्या होता है? जल होता है। पूरे प्लाज्मा में 90% केवल जल होता है। उसके बाद देखें, इसके बाद इसमें ग्लूकोज और मिनरल, ये ग्लूकोज और मिनरल यानी खनिज, ये दोनों मिलकर होता है कितना? 1%। ग्लूकोज और मिनरल होते हैं 1%। तो ग्लूकोज तो जो हम खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट पचता है उससे ग्लूकोज बनता है। और मिनरल की रही बात तो हमारे जो है ब्लड में अभी हमने बताया कि पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सब मिलाकर आपको टोटल कितना होता है? 1%। ये 1% होता है। और बात यदि हम प्रोटीन की करें तो प्रोटीन होता है 9%। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है? 9% है। और याद रखिएगा कि प्रोटीन 5 टाइप का इसमें पाया जाता है। प्लाज्मा में 5 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन है? तो एक है थ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, उसके बाद है ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ये 5 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंतर्गत। और इस 5 टाइप के अगर हम प्रोटीन के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करें तो ये 5 प्रोटीन ब्लड का क्लोटिंग करने का काम करते हैं। ब्लड का क्लोटिंग करना अर्थात रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं ये 5 प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे, जब किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कट जाता है तो ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन ब्लड निकलने की कुछ देर के बाद से निकलना बंद हो जाता है, अर्थात ब्लड वहाँ जम जाता है। और ये ब्लड अगर जमता है तो इसको जमाने वाले 5 टाइप के प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनिजिन। तो ये 5 टाइप के प्रोटीन ब्लड का क्लोटिंग करते हैं। लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई रक्त का थक्का जमाता है वह है आपका फाइब्रिनोजेन, जिसको सबसे मेन प्रोटीन कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक जो है फाइब्रोनिजेन होता है, जो सबसे मेन प्रोटीन है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा ब्लड का क्लोटिंग कराने का काम करता है। अब आप देखिए, एक टर्म सुने होंगे सीरम के बारे में। ये सीरम क्या है? तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से, प्लाज्मा जो है उस प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रोनोजेन हटा दें, प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजेन हटा दें तो शेष ब्लड को हम क्या नाम देते हैं? सीरम देते हैं। यानी सीरम ब्लड का वह पार्ट है जो ब्लड का थक्का जमाने में मदद नहीं करता है।
ब्लड का थक्का जमाने में मदद नहीं करता है, क्योंकि ब्लड का थक्का जमाने वाला जो मेन प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन, ये फाइब्रोनेजिन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। इस प्लाज्मा में फाइब्रोनेजिन प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंतर्गत 5 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन 5 टाइप के प्रोटीन में 4 टाइप के प्रोटीन तो मिलते हैं जो ब्लड का थक्का जमाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन वाला प्रोटीन है जो रक्त के थक्का जमाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है फाइब्रोनेजिन, वह इसमें नहीं होता है। तो उस ब्लड को हम क्या नाम देते हैं? सीरम। तो सीरम का मतलब हो गया एक ऐसा पार्ट जो ब्लड का थक्का जमाने में मदद नहीं करता है। अब आइए देखते हैं कि इस प्लाज्मा का काम क्या है। तो इस प्लाज्मा के द्वारा देखिए ग्लूकोज का परिवहन करना, मिनरल का परिवहन करना, प्रोटीन का परिवहन करना, और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि CO2 का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का भी कार्य कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। तो ये आपका प्लाज्मा का टोटल पार्ट आपका समाप्त हुआ। अब जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आप निश्चित रूप से अगले क्लास को भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से ब्लड के बारे में सारी चीज़ें जानकारी में आ सके। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।